रहने दीजिए। जो तुम्हारी माँ बहनों को लूटती है, इस पे वो तुम्हारी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, वो तुम्हारे पॉलिटिशियन, वो तुम्हारे पॉलिटिशियन आर्मी करती है पाकिस्तान में, रोज तुम्हारी। ठीक है, तुझे क्या ठीक है, तो बेशर्म है, थोड़े और बेशर्मी इलॉजिकल चाहिए। रीजन ढूंढ कर रखिए, थोड़े और इलॉजिकल रीजन ढूंढ कर रखिए मुंगेरी साहब। दोबारा लौटूंगी। पुलवामा में सेना का ऑपरेशन हो गया है तेज। पुलवामा में डोर टू डोर अब सर्च ऑपरेशन जारी है। जिन ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचना चाहती थी सेना और जांच एजेंसियां, अब उसी को लेकर ये ऑपरेशन तेज हो गया है। पुलवामा में सेना का ऑपरेशन तेज हुआ है। पुलवामा में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को देखते हुए कॉर्डन ऑफ किया है, यानी आतंकियों को देखते हुए डोर टू डोर न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए किसी घर की ये तस्वीर है और यहाँ जो सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, अब वो घर घर पहुंच रही हैं आतंकियों की तलाश के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था ना, आदिल जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था, उसके घर पर न सिर्फ सेना के जवान पहुंचे बल्कि उसके भाइयों को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। घर को भी नस्तनाबूद कर दिया गया है क्योंकि वो आतंक का अड्डा था। अब ऐसे घर घर जा रहे हैं सेना के जवान और वहां तलाशी अभियान चल रहा है। वहां ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी आतंकी को पनाह तो नहीं दी हुई है। और इस तरह के ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी होते भी हैं क्योंकि लोकल सपोर्ट ना हो तो ये आतंकी यहां रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी ढूंढना, यानी कि जड़ों को काटना आतंकी जरूरी है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर घर के अंदर ये सर्च ऑपरेशन और ये डोर टू डोर हो रहा है, यानी कि किसी घर को नहीं छोड़ा जा रहा। जहां शक है, जहां ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं आतंकी, वहीं पर पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद में सर्च ऑपरेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं इन घरों में आतंकी पनाह तो नहीं लेकर बैठे हैं। मेरे साथ में प्रदीप कपूर जी भी है जो कि पूर्व राजनयिक हैं, क्योंकि हमने देखा है कई कूटनीतिक फैसले भी यहाँ भारत की तरफ से लिए गए हैं। प्रदीप जी, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी जो ग्राउंड पर ऑपरेशन है और जिस स्पीड से चल रहे हैं, एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा भी गया है और अब अगली तैयारी पाकिस्तान की तरफ निशाने की, इसे कैसे देख रहे हैं आप? प्रदीप जी, अच्छा प्रदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। उनसे भी हम बात करेंगे। अनुज माथुर सर, जैसे ही मेरे साथ में कनेक्ट हो मुझे बताइएगा, तब तक तस्वीरें हम दिखाते हैं। अनुज माथुर सर, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने आम लोगों का सीना तो छलनी किया ही है, साथ ही साथ रिटेलिएट करने की मांग। लेकिन आप तो चूंकि फौज में रहे हैं, आपका खून तो ज्यादा उबल रहा होगा। किस तरह के एक्शन की जरूरत है अब? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जो आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके दो मिनिस्टर्स, करंट मिनिस्टर्स, इस बात को पिछले 24 घंटे में दो लोगों ने माना है। इस बात को एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो पिछले 30 साल से आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और एक ने कहा है कि ये जो पहलगाम में हुआ है वो वहां के उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने किया। आप देखिए आज की परिस्थिति में आपको एक बात रचना बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली। वो बात ये है कि दो चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने 4 बार प्रयास कर लिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के साथ, वो कहीं टिकता नहीं है और उस समय नहीं टिक रहा था। आज भारत की सेनाएं क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली कहीं ज्यादा पहले से बेहतर हैं और पाकिस्तान को इस बात का पूरा यकीन है और गुमान है कि पाकिस्तान की सेनाओं के बस की बात नहीं है इंडियन आर्मी से आज की तारीख में लड़ पाना। पहली बात तो इस वजह से उन्होंने ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया हुआ था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और इस बात को उन्होंने सीक्रेट नहीं रखा। उनके जुल्फिकार अली जी ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर किया था कि हम विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जिस देश की पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर आधारित है, वो देश टेरर स्टेट क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में वो एक्सपोज्ड हैं। उनके खुद के मंत्री लोग इस बात को एक बार नहीं बार बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो टेररिज्म में लिप्त हैं और वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को, चाहे वो इसको डर्टी वर्क बोल रहे हो, लेकिन वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बड़ा मेरे ख्याल से एडमिशन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माथुर सर, चालाकी ये कि ये भी मान लिया, चालाकी ये भी मान लिया कि पश्चिमी देशों के कहने पर हमने ये किया, और चालाकी ये भी कह दिया कि लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है। यानी कि वो जानता है, पाकिस्तान जानता है कि भारत जब जवाब देगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। चालाकी से ये भी कह दिया कि पश्चिमी देशों के कहने पर हम आतंक पाल रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं 30 साल से, 3 दशक से, लेकिन लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है।
देखिए देखिए, रचना लश्कर का ठिकाना कहाँ है ये सबको मालूम है, लश्कर का जन्मदाता कौन है ये सबको मालूम है, और लश्कर का जन्मदाता आज की तारीख में कहां है हाँ। ये सबको मालूम है। वो मौलाना आसिफ मुनीर के साथ एक बंकर में हाफिज सईद साहब भी बैठे हैं, ये बात उनको पता होनी चाहिए। जो कसूरी जी ने जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम कश्मीर में शांति को नहीं रहने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनकी मदद करेंगे। स्टेटमेंट वाज ये हम We will not let peace prevail in कश्मीर। और 6 दिन बाद ही तो हो गया, 6 दिन बाद ही तो हमला हो गया, 6 दिन बाद हमला हो गया। आसिम मुनीर को अब मौलाना मुनीर यूं ही नहीं कहा जा रहा। आसिम मुनीर जिन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम का फर्क क्या है, क्यों हिंदू हमसे अलग है, और उसके 6 दिन बाद ये हमला हो जाए, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाफिज सईद के सीधे सीधे तार जुड़े, सैफुल्लाह के सीधे सीधे तार जुड़े, प्रदीप कपूर जी, और कितने सबूत चाहिए? अब क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त नहीं आ गया है? किसी सबूत की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तानी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। हाँ, और मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि चार बार उन्होंने प्रयास कर लिया, वो नहीं कर पाए। अब उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि एक और कन्वेंशन। प्रदीप जी बोलेंगे, प्रदीप जी, प्रदीप जी, और कितने सबूतों की जरूरत है, और क्या आप सही वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं, कब लेंगे बदला? ऐसा जो देश है जो टेररिज्म को इतना सपोर्ट करता है और जो एपी सेंटर है टेररिज्म का दुनिया में, और जिसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल 100% सहमति में हूँ, क्योंकि अभी समय आ गया है उसका सर्वनाश करने का जो आतंकी को सपोर्ट करता है। क्योंकि आतंकवाद तो सपोर्ट करने से होता है, तो उसका सबूत भी बहुत है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, फॉरेंसिक्स हो चुके हैं, सबूत सबके पास है। अब एक तो भारत को यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान को फिर से टेररिस्ट स्टेट की कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी है। फिर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने जब लास्ट टाइम लोन अप्रूव किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से दूर हटेगा। वो दूर नहीं हटा, उल्टा और भी ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो IMF की सारी फंडिंग को रोकने का डिमांड अब करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो वर्ल्ड बैंक के सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर रुकवाने बहुत जरूरी है। हाँ। चौथा, जो ADB वगैरह है, सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कॉमनवेल्थ है, उसमें से सबको पाकिस्तान को बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस समय पे। और फिर अभी US में जो हालात बने हुए हैं नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आतंकवाद के खिलाफ जो इनका माहौल है, और जो यहाँ पे सारे लीडरशिप है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो NSA हैं माइक वॉल्ट्स, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो FBI डायरेक्टर हैं कश्यप पटेल, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो ऐसे US के साथ मिलके बहुत ठोस स्टेप्स लेने होंगे भारत को, और भारत को अपना एक बात और जो बताइए, आपने चूंकि वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक की जो ताजा रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी ताजा रिपोर्ट बताई है 4700 सऊदी अरब से भिखारी वापस लौटाए गए हैं, और वो कह रहे हैं 2 करोड़ 20 लाख हैं पाकिस्तान में भिखारी। मतलब पाकिस्तान की ऐसी हालत है, भुखमरी, महंगाई, इसकी अलग अलग रिपोर्ट तो अलग अलग टाइम पर हम चलाते ही हैं। ऐसा है कि ये जो 5 फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, कैसे असर डालेंगे पाकिस्तान पर? पाकिस्तान का जो इंटरनल हालात है वो तो बहुत ही नाजुक है, एकदम फेल स्टेट होने वाला है या हो गया है। उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट जो मिल रही है इन्हीं एजेंसी से मिल रही है, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और चाइना से। तो वो चाइना को भी भारत को बात करनी पड़ेगी चाइना से कि आप किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इंडिया के साथ आपने अपने रिलेशंस बढ़ाने हैं, अपना बिजनेस करना है, तो पहली बात है कि आप ये सपोर्ट एकदम जीरो कर दीजिए, फिर हम आपको इंडिया में कुछ भी बिजनेस करने देंगे। तो ऐसे ठोस स्टेप्स लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। हाँ। क्योंकि इनको बात करने से तो कुछ फायदा है नहीं, वो तो देख लिया हमने। बिल्कुल, तो अब हमें भी चोट वहां करनी होगी जिससे पाकिस्तान को भी ये सबक सीखे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी उस नुकसान का एहसास हो, और साथ ही साथ इंतकाम, जो इंतकाम की आग सुलग रही है, हिंदुस्तान के लोगों के दिल में धड़क रही है, वो तो जरूर है। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। रत्ना जी, आप एक ये बात भी कर रहे थे ना, जो कि वहां पर हालात इतने खराब हैं। हाँ। तो अगर इंटरनली देखें, इकोनॉमिक हालात तो बहुत खराब है ही है,
वो चाय भी अभी इंपोर्ट करने से रोक रहे हैं। तो अगर चाय भी पीने को उनको मुश्किल हो जाएगा और खाना तो वैसे इंडिया से भी तो काफी प्रदीप जाता सर पानी भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो तो सिंधु जल पानी तो समझौता मुश्किल रुका हो है, जाएगा अब तो पानी के भी जिलों लाले में। पड़ने वाले हैं और बड़ी चोट ये पाकिस्तान पर है, जो कि होनी भी चाहिए तो थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें भी ब्रिज क्या ऐसे बोए होगा, हैं। जो लोग हैं वहां पर वो खुद रिवोल्ट करेंगे हाँ और पाकिस्तान को फिर एक ठीक देश होकर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक क्योंकि बिल्कुल, हर आपने तरफ से इशारा उनके कर दिया कि खिलाफ पाकिस्तान रिवोल्ट अब टुकड़े टुकड़े होगा, और जिसके आसार तो पिछले कई दिन से दिख रहे हैं। लेकिन आफ्ताब मुंगेरी को बड़ी हंसी छूटती है जब पाकिस्तान में धमाके होते हैं ना, हमारी हंसी नहीं छूटती। जब पाकिस्तान में लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं ना, तो हमारी हंसी नहीं छूटती। लेकिन अभी आपकी हंसी छूटेगी। ऑगस्टीन विनोद जी का मैं रुख करूंगी, और मैं इसलिए रुख करूंगी उनका, बालाकोट में एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो बतौर ग्रुप कैप्टन उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, फाइटर जेट उड़ाए थे। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ आफ्ताब मुंगेरी, मेरा सवाल अभी आपसे नहीं है। जिन्होंने एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी, मेरा सवाल उनसे है। ऑगस्टीन विनोद जी, जितना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहें उतना रख सकते हैं, जितना बताना चाहें और नियम जिससे बताने की इजाजत देते हैं बताइएगा, कैसे होता है एयर स्ट्राइक? क्योंकि अभी हिंदुस्तान के लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गई। हम चाहते हैं कि रात में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। मुझे बताइए किस तरह से ऑर्डर्स मिले थे और किस तरीके से ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हुए थे, आप ये डिटेल दीजिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, कठुआ में 4 संदिग्ध दिखे हैं, हीरानगर सेक्टर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं और अब यहाँ भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आप समझिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां से आतंकी इस दहशतगर्दी को फैलाकर लोगों की जान लेकर फिर यहाँ वहां भाग गए, छिप गए। उसको लेकर डोर टू डोर जो कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो तो जारी है ही, लेकिन यहाँ कठुआ में हीरानगर सेक्टर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं और अब फॉरेस्ट एरिया में उन संदिग्धों को भी ढूंढा जा रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश है। 4 संदिग्ध देखे गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। ऑगस्टीन विनोद जी, जो मेरा सवाल था जवाब दे सकते हैं आप। धन्यवाद रचना जी। सॉरी, मेरा आप अगर मुंगेरी जी को जो हमारे भाई हैं, अच्छा सॉरी विनोद जी, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। अभी जो हीरानगर में 4 संदिग्ध देखे गए हैं ना, उस पर ताजा अपडेट देने के लिए मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लें फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, 4 संदिग्ध देखे गए हैं, इन्हीं को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि हीरानगर सेक्टर का इलाका जहां पर पहले भी कुछ रोज पहले आतंकियों ने घुसपैठ की थी और उसके बाद 3 जगह पर उनके साथ मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी मारे गए। वहां पर एक बार फिर से संदिग्ध जो है वो 4 दिखे हैं। सुरक्षा बलों ने जैसे ही स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा, तुरंत उनकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ साझा की और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने मिलकर, आर्मी ने मिलकर वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। ये इलाका जो है हीरानगर का दरअसल पहले भी एक घुसपैठ का पुराना रूट रह चुका है। इस चीज की आशंका है कि इस इलाके में जहां पर ये संदिग्ध दिखे हैं, हो सकता है कि इसी इलाके से सरहद पार करके ये लोग यहां पहुंचे हो। यहां पर कहीं वाटर बॉडीज हैं या फिर कोई ऐसी टनल हो सकती है जिसको खोद कर रखा गया हो, जिसके जरिए आतंकी जो घुसपैठ करके आ रहे हो। क्योंकि पहले भी जब आतंकी आए थे तो इसी इलाके में देखे गए थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं से घुसपैठ। अच्छा अजय, क्या मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लूं, तैनाती पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद आतंकी यहाँ वहां भाग गए, क्या इन 4 संदिग्धों को उससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है क्या? देखिए रचना, नहीं है, ये काफ़ी दूर है। ये जम्मू खित्ते का जो पंजाब से लगा बॉर्डर है उसके साथ सटा हुआ इलाका है। ऐसे में पहलगाम से ये आतंकी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उन आतंकियों की अगर बात की जाए तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो आतंकी जो हैं उस जंगल के इलाके में जहां उन्होंने पहले अपना हाइडआउट बना के रखा है वहीं पर वो छुपे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ का कि यहाँ से सेना की सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाए, क्योंकि हर एक पत्थर को, एक पेड़ को देखना, खंगालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है कि वहां पर क्योंकि उनके साथ लोकल टेररिस्ट भी थे, हो सकता है उन्होंने अपने हथियार जो हैं कहीं छुपा दिए हों, उसके बाद वहां से वो ट्रेवल करके आम लोगों के बीच कहीं शामिल हो गए हों। क्योंकि कश्मीर में देखा गया है कि आतंकी जब भी कोई हमला करते हैं उसके बाद जब ये जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें वो लोगों के घरों में रुक जाते हैं, वहां चले जाते हैं। क्योंकि इससे किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा है वो ऑलमोस्ट वहां के लोगों से मिलती है। तो इस चीज की आशंका जो है वो देखी जा रही है। मगर सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो उस इलाके में भी लगातार चल रहा है।
सर्च ऑपरेशन जारी है और आपने बताया कि यहां जंगलों में 4 संदिग्धों को ढूंढा जा रहा है। उधर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है और ये इस तरह के ऑपरेशन बहुत जरूरी है भी इस वक्त आतंक की जड़ों को काटने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वापस से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की टाइमिंग को लेकर बात हम अपने पैनलिस्ट से कर रहे हैं। ऑगस्टीन, विनोद जी, मैं फिर दोहराऊंगी, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बालाकोट में हुआ एयर स्ट्राइक जिसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और मैं चाहती हूं आप आज ऐसा जवाब दीजिए ना, आफ्ताब मुंगेरी बहुत देर से हंस रहे हैं, उन्हें याद दिला दीजिए एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था। नहीं, मुंगेरी जी से मेरा सिर्फ 2 ही सवाल है। मुंगेरी जी जरा शांति से सुनिए, तो मेरा 2 सवाल। अरे याद तो कर लीजिए ना पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, पहले सुन तो लीजिए कि हुआ क्या था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में हुआ क्या था पहले वो सुन लीजिए, कैसे सबक सिखाया था हिंदुस्तान ने, पहले वो सुन लीजिए। शांत मुंगेरी जी, जरा सब्र से। मेरा सिर्फ 2 सिंपल सवाल है मुंगेरी जी, मेरा सिर्फ 2 सिंपल सवाल है। पहला सवाल ये है, आपके जो वजीर आजमी कहें उनको, असीम मुनीर जी आकर के ये कहें, आपके यहाँ हिंदू अभी भी हैं, आप तो ये जानते हैं आपके यहाँ जो पाकिस्तानी हिंदू मौजूद हैं आपके सरजमीन पर, तो वो आकर के खड़े होकर के ये बोले कि हिंदू हमारे से अलग हैं, ये हैं वो है। क्या अगर हमारे वजीर आजम या हमारे जो आर्मी चीफ इस तरह का अगर कोई बयान दे तो आपको ये चीज गवारा गुजरेगा? पहली बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मेरे भाई, मुंगेरी, आपका नाम मुंगेरी कैसे पड़ा? इसका जरा जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी है। थोड़ा सुन लीजिएगा, ये मुंगेरी लाल हिंदुस्तान वाले नहीं है, हम बलोच हैं, बलोच ट्राइबल हैं, और बलूचिस्तान हमारा जो है सूबा है, स्टेट है, बलोच है। मुंगेरी एक जो है ट्राइबल कास्ट है जिसको मुगेरी बलोच कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये हिंदू वाला मुगेरी नहीं, अच्छा, यानी बलूचिस्तान से आते हैं, वो मुगेरी लाल, यानी बलूचिस्तान से आते हैं, वो बलूचिस्तान जो बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है, आप वहीं से आते हैं। अरे नहीं, अलग होगा, अलग नहीं होगा, ये आपका ख्वाब है। मैं बलूचिस्तान का बाशिंदा हूं, ये तो बलूचिस्तान के लोगों का ख्वाब है, मेरा ख्वाब नहीं है। ये बलूचिस्तान में बैठे हुए लोगों का ख्वाब है, क्योंकि उनका हक मारा गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तानी फौज वहां जाकर जुल्म ज्यादती करती है, वहां बेटियों और बहनों के दुपट्टे खींच लिए जाते हैं। मेहरंग बलोच जब उनकी आवाज बनती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये होता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोगों का हक छीन कर ले दिया जाता है। ये होता है बलूचिस्तान में। कलमा पढ़ने से पहले वो क्या थे? बलोचों को अलग नहीं कर सकते। अरे वो तो वक्त बता देगा बलूचिस्तान अलग होगा या नहीं होगा, वो हम नहीं करवाएंगे, वो बलूच खुद करा लेंगे। आए दिन जो हो रहे हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन, वो बलूच लोग कर रहे हैं, बलूच आंदोलन कर रहे हैं, बलूच संगठन कर रहे हैं। आप तो बेहतर जानते होंगे बलूचिस्तान में रहने। विनोद जी जल्दी से आप रिएक्ट कीजिए, मुझे बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद दिलाइए। विनोद जी, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर प्लीज बात बताइए, ताकि व्यूअर्स भी सुन पाए और ये हमारे पाकिस्तानी मेहमान भी सुन पाए। किराए पे हम तेरे को लेकर आए हैं, चुप करके बैठ, किराए पे तू आया है और तू वो बलोचे जो बलूचिस्तान में घुसने से कश्मीरी तेरे मुंह पे फटकार पड़ रही है, अपना मुंह देख। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, इसीलिए तो पाकिस्तानी इज्जत के हकदार नहीं होते, इसीलिए तो इज्जत नहीं देनी चाहिए। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चुप रहिए। पूर्व कांग्रेस सांसद लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। इस बीच सियासत तो हो ही रही है, इस बीच जो अलग अलग नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में है और यहाँ एक्शन लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनका ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तोड़े कांग्रेस, उनका ये कहना है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, अभी तक तो दिग्विजय सिंह ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते थे, यहाँ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन तोड़ देना चाहिए। एक बार सुनिए क्या कहा। चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं, और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है।
और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए आप। ये बड़ा दुखद लगता है, लेकिन अगर देश में सियासी जो पार्टियां हैं वो इस तरह की घटनाओं पर सियासत करें, क्योंकि अभी तक मैं कह रही थी कि जो विपक्षी दल भी हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, वो एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अंदरूनी राजनीति की भी खबरें हैं। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान ऐसा समझिए कि भस्मासुर बन गया है, या फिर ये कह लीजिए कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, हाँ पश्चिमी देशों के कहने पर पाल रहे हैं, ये गंदा काम हम कर रहे हैं। और मौलाना मुनीर जिन्हें हम कह रहे हैं, आसिम मुनीर, वो 16 अप्रैल को जो बयान देते हैं उसके एक हफ्ते बाद में ही अटैक हो जाता है। हाफिज सईद का सीधा कनेक्शन है, सैफुल्ला का सीधा कनेक्शन है, अब और कितने सबूत। उप प्रधानमंत्री वहां ये कह रहे हैं ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, खून खोल रहा है बहुत ज्यादा, और ये सिर्फ सेना का नहीं, जवानों का नहीं, बल्कि हर देशवासी का उबल रहा है। पाकिस्तान को कैसे और किस भाषा में अब जवाब देना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए रचना, देखिए जब भी कोई दो देशों के बीच में इस तरह की बात होती है तो आप हर प्रकार से दबाव उसमें बनाया जाता है। जो लड़ाइयां होती हैं वो लड़ाइयां हमेशा 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ी जाती हैं, और वो 3 फ्रंट हैं। इकोनॉमिक फ्रंट है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फ्रंट होता है, और तीसरा ग्राउंड वॉरफेयर होता है। और आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आज की तारीख में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। वो जो हमारे पाकिस्तानी मित्र यहाँ बैठे हैं वो इस बात को माने अथवा ना माने, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरी जगह से लोन ले रहे हैं, दूसरी को चुकाने के लिए तीसरी जगह से लोन ले रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व बहुत प्रिकेरियस लेवल के ऊपर हैं, और उनके पास आज की तारीख में लड़ाई करने की बात तो दूर, उनके पास शिप्स में डालने के लिए डीजल के लिए पैसे नहीं है, लोगों को खिलाने के लिए आटे दाल चावल के लिए पैसे नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो भूखी सो रही है। तो ये आप देखें, ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर इंडस रिवर्स का पानी रोका जाएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक रिवर नहीं है, उसमें तमाम 6 के 6 रिवर्स शामिल हैं, और उसमें जो पानी 80% 3 रिवर्स का, इंडस, चेनाब और झेलम का जा रहा है पाकिस्तान में, उसको अगर रोक दिया जाएगा तो वो एक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। आधा पाकिस्तान सूखे से मर जाएगा। ये जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तब वर्ल्ड बैंक का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये पानी वहां पर जाना बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बुरी, इतना ज्यादा डिपेंडेंस है इंडस वाटर के ऊपर, और उसको अगर किसी प्रकार से हमने उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। उनको मालूम नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हिट देम फ्रॉम वेयर। दूसरी बात, अगर हम एक जो ब्लॉकेट, आप देखिए 4 दिसंबर 1971 को याद करिए। उस समय की हमारी नेवी ने पाकिस्तान का कराची पोर्ट ध्वस्त कर दिया था। 6 पोत या तो डुबो दिए थे या सेल करने के काबिल नहीं बचे थे। 2/3 उनका जो ऑयल रिजर्व था उसको जला दिया था। आज की हमारी नेवी उससे 50 गुना बेहतर क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और हर प्रकार से है। हमने एक INS सूरत उतार करके एक मिसाइल का फायर कर दिया तो पाकिस्तान के होश भागता है। अगर आपने उनको वहां पर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया तो पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां जाना है उनका सब कुछ। तो देखिए, ये मेरा मानना है कि हर स्तर पे युद्ध की जो है शुरुआत हो चुकी है, और जब ये युद्ध ग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेट होगा तब उनको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है और नहीं है। और ये तो हिस्ट्री भी बताती है ना, ये तो हिस्ट्री भी बताती है 4 बार। इसीलिए तो उन्होंने लोकल ऑप्शन अडॉप्ट करके रखा हुआ था। ये झुंझलाहट भी है, ये बौखलाहट भी है पाकिस्तान की। प्रदीप सर, अगर आप अच्छा प्रदीप जी नहीं है, राजा मुनीब जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाया। ये पाकिस्तान देखता है कि भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर से दुखती रग POK और जम्मू कश्मीर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पाकिस्तान वैसे ही सुलगा रहता है बौखलाहट में। क्या इसलिए भी रह रहकर इस तरह की आतंकी साजिशों में लगता है, जबकि खुद के फटे हाल हैं, सड़क पर है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये अपना पूरा जो एक आप कह सकते हैं लेजिटिमेसी पाकिस्तान के अंदर है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान में आप इनका हाल देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आप इनका हाल देखें, या फिर आप POJK और बलूचिस्तान में हाल देखें, आज की डेट में पाकिस्तान के इंटरनल प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ।
उस चीज को लेके पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर में आतंकी हमला करेगा तो शायद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री को दोबारा से सपोर्ट करेंगे। वो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज की डेट में पाकिस्तान में 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान के पास जो स्टॉक्स हैं, एयरफोर्स का जो इनका जो ऑयल रिफाइनरी है वो 58% पे काम करता है। इनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है जेट फ्यूल का, JP8 ये यूज करते हैं, उसका सिर्फ 3%, 58% जो है रिफाइनरीज का आउटपुट प्रोटेक्शन है और 3 दिन का इनके पास स्टॉक है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बवाल अपने लिए खड़ा कर दिया है ये आतंकी हमला इंडिया में करवाकर। इनको ये लगता है कि शायद इससे इंटरनेशनलाइज इशू को कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जाकर अमेरिकन या चाइनीज इंटरवेंशन जो है उसको यूज करेंगे या उधर से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। बट एस्केलेशन लेडर जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता। एस्केलेशन लेडर जो है उसका कंट्रोल इंडिया के पास है और जो अब रिस्पांस जो हमें दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े साफ लफ्जों में भी बताया है, जो इस बार इंडिया का रिस्पांस होगा वो बालाकोट से 10 गुना बड़ा होगा। उस सूरत में पाकिस्तान के पास ना ही इकोनॉमिक माइट है ना ही मिलिट्री माइट है कि वो उस रिस्पांस का जो है किसी भी तरीके से जवाब दे। हर तरीके से पाकिस्तान दबा हुआ या फिर ये कहिए कर्ज के बोझ के तले दबा है। 2 वक्त की रोटी वहां के एक बड़े तबके को नहीं मिल पा रही है। भूखमरी की कगार पर 1 करोड़ लोग हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं इस मुल्क में, लेकिन फिर कटोरा हाथ में पकड़ने का काम कर दिया है। विनोद जी, अब कटोरा हाथ में आएगा या नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान जो कर्म किया है पहलगाम में उसके बाद? देखिए, मैंने ये फोटो मेरे पीछे लगाया हुआ है, ये मैं खुद हूँ और मैं अपने जो मेहमान आए थे उनको डराने के लिए लगाया था। वो देख करके, फोटो देख करके डर के भाग गए वो। खैर अभी असली मुद्दे पे आते हैं। देखिए, चौतरफा हमला होगा, 3 तरफा नहीं, चौतरफा हमला होगा। और मैं पहली बार शायद इस चैनल में मैं कह रहा हूँ या शायद कोई भी इस बात का जिक्र कर रहा है। सबसे पहला हमला होगा तल सेना करेगी, जो सर्जिकल स्ट्राइक इंटू 100 लगा लीजिए हर तरफ से। दूसरी तरफ से हवाई हमला होगी, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें मैं डायरेक्टर था और हमें इनके सारी गतिविधियों का आकलन है, क्योंकि इनके यहाँ आप 100 रुपए दे दीजिए, ये सारी चीजें खोल करके रख देंगे। क्योंकि इनके जो फौज है, फौज खुद भुखमरी में रहती है, इनके अफसरों को छोड़ करके। वो तो नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, वो तो पहले से पीछे हट गए हैं, वो तो अपनी चौकियां छोड़ कर जा रहे हैं। इस तरह की कई खबरें हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिक तो ढेर भी हो गए हैं। रात भर जो फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन आपने बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पर दे दिया। आपने कहा एक तरफ से वार नहीं होगा, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि तीनों सेना अब मोर्चा संभालने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि बाकी मेहमानों ने भी कहा, राजा मुनीर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से 10 गुना बड़ा ये हमला हो सकता है। 40 जवानों की शहादत का बदला पुलवामा अटैक के बाद में 300 आतंकी ढेर करके लिया था। अब निर्दोष बेगुनाह लोगों को, जिन परिवारों को उजाड़ा गया है, अब उनके लिए बदला लेने का वक्त है और होना भी ये चाहिए। जल थल नभ तीनों तरफ से ही पाकिस्तान को अब उसके किए का हिसाब भी चुकाना होगा और इंतकाम तो लेकर रहेगा भारत, ये तय है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, अनुज माथुर सर, ऑगस्टीन, विनोद जी और राजा मुनीर जी, आप सभी का शुक्रिया। साथ ही कुछ और मेहमान मेरे साथ में जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।